हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। तो चलिए शुरू करते हैं आरएसएम एसएसबी जूनियर इंजीनियर के प्रिपरेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में जहां पे हमने छोड़ा था ये उसका कंटिन्यूड लेक्चर है। वेलकम टू सीआईजेड प्लस, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इंजीनियर्स। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटेजीज आपको मिलती जाएं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। A catchment consists of 40% area with runoff coefficient of 0.3 and the remaining 60% area with runoff coefficient of 0.5. The equivalent runoff coefficient will be. So equivalent runoff coefficient क्या होगा? देखिए दो बातें हैं। सबसे पहले तो कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर हो सकता है ना समझ लगता हो क्योंकि उनकी थ्योरी में प्रॉब्लम है, उन्होंने थ्योरी में ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी, तो उनके लिए मैं आपको पहले ही अनाउंस कर चुका हूँ कि RSM SSB का एक हम होलसम डाइट पैक लाए हुए हैं। होलसम डाइट पैक, इस होलसम डाइट पैक में आपको सभी सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, जीके बेस्ड हो या ऑटोकैड हो, सब कुछ कराया जाएगा। और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। सो टेस्ट सीरीज और सब कोर्सेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर्स और सभी सब्जेक्ट्स के 5 से 7 या 8 लेक्चर्स आपको कराए जाएंगे। उसमें क्या होगा कि सारा आपका रिवाइज हो जाएगा, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। शॉर्ट, जैसे क्या है कि आपके पास मोटी मोटी बुक्स होती है ना, तो बच्चे मोटी मोटी बुक्स पढ़ने से डरते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपको बहुत सारे लेक्चर्स दे दूंगा तो बहुत सारे लेक्चर्स देखने से आप डरेंगे, तो इसलिए मैंने हर सब्जेक्ट के 5 से 8 लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं sysplus.com और आपको ये होलसम डाइट पैक लेना ही चाहिए। जो भी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं बहुत फ़ायदा में रहेंगे। बल्कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने में ही आपको देखना इंप्रूवमेंट लगेगी कि हाँ यार हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये आप देख लेना आफ्टर द आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? अ कैचमेंट कंसिस्ट ऑफ 40% एरिया। तो इसका मतलब इसका कॉफिशिएंट आपको कैसे निकालना है? के तो बहुत इजी है, तो आपको 0.4 एरिया करना है मल्टीप्लाइड बाय इसका रन ऑफ कॉफिशिएंट है 0.3 प्लस, अब रिमेनिंग 60% एरिया है मतलब 0.6 मल्टीप्लाइड बाय इसका रन ऑफ कॉफिशिएंट है 0.5। बस ये कर देना है आपने, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप समझ गए ना आपने क्या किया? A1 K1 प्लस A2 K2, बस खत्म। तो 0.4 इंटू 0.3 बन गया 0.12 और इसमें ऐड कर दिया 0.6 इंटू 0.5 बन गया 0.30। तो 0.30 प्लस 0.12 बन गया 0.42। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो गया है। ठीक है, तो ये 0.42 हो गया। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है क्या? चलो आगे चलते हैं। सो 72 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। For calculating the maximum flood discharge in an alluvial stream, which is the best suited relation? सो मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज निकालने के लिए मतलब हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। डिस्चार्ज क्या होता है? वेलोसिटी इनटू एरिया। तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी का रिलेशनशिप दे रखा है, तो इसमें ऑप्शन है वी दे रखी है आर और एस की टर्म्स में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे जो बेस्ट सूटेड है वो कौन सा होता है? मैनिंग्स फार्मूला। ये तो सबने सुना होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फ्री का क्वेश्चन है, फ्री नंबर का। तो मैनिंग्स फार्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2। यही होता है ना, s टू द पावर 1/2। सो बस आपने क्या करना है, r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2 कर देना है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन एट अ वेल इज कॉल्ड। सो पर यूनिट ड्रॉ डाउन, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन कौन सा होता है इसका बताएं मुझे। स्पेसिफिक कैपेसिटी, स्पेसिफिक स्टोरेज, स्पेसिफिक यील्ड और नन ऑफ द अबव। उसका क्या रहेगा? डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन एट अ वेल। तो डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्पेसिफिक कैपेसिटी। बहुत इजी क्वेश्चन है। पर यूनिट ड्रॉ डाउन, दिस इज मतलब ड्रॉ डाउन होगा वेल में, जैसे ही कम होगा कुछ तो डिस्चार्ज कितना हुआ पर यूनिट ड्रॉ डाउन, दैट इज स्पेसिफिक कैपेसिटी। स्पेसिफिक स्टोरेज नहीं है, ना ही स्पेसिफिक यील्ड है। इसका करेक्ट आंसर है स्पेसिफिक कैपेसिटी। ठीक है, तो हम इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक कुएं पर बहाव
प्रति इकाई आहरण में कमी कहलाती है विशेष क्षमता, कैपेसिटी मतलब क्षमता, स्पेसिफिक कैपेसिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। सो क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, वाटर प्रेजेंट इन एन आर्टिजियन एक्विफर इज यूजुअली। सो आर्टिजियन एक्विफर क्या होता है? आर्टिजियन एक्विफर होता क्या है? ऑप्शन है इसकी एट 0.5 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक आर्टिजियन एक्विफर में उपस्थित पानी सामान्यतः होता है वायुमंडल दाब का 0.5 गुना, वायुमंडल दाब से ज़्यादा, उप वायुमंडलीय दाब पर या वायुमंडलीय दाब पर। तो आर्टिजियन एक्विफर होता क्या है? मुझे पहले ये बताइए, आर्टिजियन एक्विफर क्या होता है? कन्फाइंड एक्विफर। आर्टिजियन एक्विफर इज कन्फाइंड एक्विफर, मतलब जो ग्राउंड वाटर होता है उस पर एडिशनल प्रेशर है, उसमें उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कुछ ज़्यादा है। तो इसकी डेफिनेशन ही है, कन्फाइंड एक्विफर की डेफिनेशन ही होती है कि जब एटमॉस्फेरिक इज ग्रेटर देन पी एटमॉस्फेरिक, व्हेन प्रेशर इज ग्रेटर देन पी एटमॉस्फेरिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2, दैट मीन्स अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 बताइए मुझे, द वाटर यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स is available in the form of, so water that is utilized by plants is available in the form of, 75 का क्या है? हाइड्रोस्कोपिक वाटर, केमिकल वाटर, ग्रेविटी वाटर या कैपिलरी वाटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इरिगेशन शुरू हो गई है तो अब आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चन लगभग 3 से 4 आए, हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चन, और बाकी इरिगेशन के आएंगे, इरिगेशन के 5-6 क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इरिगेशन भी। सो वाटर दैट इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स, तो हाइड्रोस्कोपिक, केमिकल, ग्रेविटी, कैपिलरी। हिंदी में पढ़ लेता हूँ, पौधों द्वारा उपयोग किया जाने वाला पानी किस रूप में उपलब्ध होता है? आर्द्रतादर्शी पानी, रासायनिक पानी, गुरुत्वाकर्षण पानी, केशिका पानी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केशिका पानी, यानी कि कैपिलरी वाटर। क्योंकि होता क्या है, देखिए 2-3 तरह के पानी होते हैं। जो सॉइल वाटर होता है ना, मैं इसमें समझा देता हूँ, वैसे सबको पता ही होगा, आई एम श्योर बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। सॉइल वाटर 3 तरह का होता है, एक होता है कैपिलरी वाटर, एक होता है ग्रेविटी वाटर, और एक होता है हाइड्रोस्कोपिक वाटर। हाइड्रो हाइग्रोस्कोपिक, हाइड्रो नहीं, ग्रो जी, हाइग्रोस्कोपिक। सो ग्रेविटी वाटर जो होता है, ग्रेविटी वाटर ये तो चले जाता है एकदम से अंडर द फ्लो ऑफ ग्रेविटी, तो नीचे भाग जाता है, नीचे ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेता है, मतलब ये किसी काम का नहीं होता है, ये मतलब पौधों के काम नहीं आता। ग्रेविटी वाटर पौधों के काम नहीं आता है, ये नीचे चले जाता है, प्लांट्स के किसी काम का नहीं है। जबकि बच जाते हैं कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब कैपिलरी वाटर जो प्लांट्स है ना, वो पंप अप कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, मतलब कैपिलरी वाटर एक्चुअली कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर जाता है, और प्लांट्स में एक्चुअली जो वेट बढ़ता है प्लांट्स का, जो जो प्लांट्स में ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, वो कैपिलरी वाटर है। जबकि जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है ना, हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्लांट्स पंप अप ही नहीं कर पाते, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक वाटर सॉइल के साथ चिपका रह जाता है, एडजॉर्ब्ड रह जाता है, AD, एडजॉर्ब्ड, तो वो चिपका रह जाता है, तो इसलिए हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी किसी काम का नहीं है। सो द ओनली वाटर दैट इज यूजफुल फॉर एन इरिगेशन इंजीनियर इज, फॉर प्लांट्स इज कैपिलरी वाटर। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी बुक के नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन किसी बुक के नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये राजस्थान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो RSM SSB जूनियर इंजीनियर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, और उसका कोड है 09। तो ये आपको कोड आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स पर मिल जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर ज्वाइन कर लें, और जो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप CIZplus.com पर जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का जो कोर्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। सो क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, एक न्यूमेरिकल है, इरिगेशन का सिंपल सा न्यूमेरिकल है, जल्दी से देखते हैं। अ कैनाल हैज डिजाइन्ड टू सप्लाई द इरिगेशन नीड्स ऑफ 1000 hectares of land growing rice of 140 days base period.
and having a delta of 126 centimeter. If the canal water is used to irrigate wheat of base period 120 days, अब राइस की जगह wheat करना है जिसका base period अब 120 दिन है, and having a delta of 60 centimeter, the area that can be irrigated is, तो इसका एरिया निकालिए 1600 हेक्टेयर, 1800 हेक्टेयर, 2000 हेक्टेयर या 2200 हेक्टेयर। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप देखें, एक बार हिंदी में पढ़ लेता हूँ। एक नहर की रचना इस प्रकार से की गई है कि वह 1000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर सके, जिस पर चावल जिसका बेस पीरियड 140 दिन और डेल्टा 126 सेंटीमीटर है। यदि नहर का पानी गेहूं की सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाए, जिसका बेस पीरियड 120 दिन है और डेल्टा 7 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्र सिंचित किया जा सकता है? तो 1600 हेक्टेयर, 1800 हेक्टेयर, 2000 हेक्टेयर या 2200 हेक्टेयर। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, या हम ये कहें कि टोटल वॉल्यूम कितना होगा। 1000 हेक्टेयर है, 1000 एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा, ये 126 सेंटीमीटर ही रहने दो, मैं यूनिट्स को चेंज ही नहीं कर रहा क्योंकि दोनों के यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 1000 हेक्टेयर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा, ये बन गया वॉल्यूम। दिस डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम है 140 डेज, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप देखें, हेक्टेयर एरिया निकालना है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर जो डेल्टा है दैट इज गिवन एज 60, दिस डिवाइडेड बाय 120। ये आपको इक्वेशन समझ लगी मैंने कैसे लिखी? मैंने क्या किया कि एरिया को मल्टीप्लाई किया डेल्टा से, डिवाइडेड बाय बेस पीरियड कर दिया, इसको कांस्टेंट कर दिया क्योंकि यही होगा ना कांस्टेंट, क्योंकि डिस्चार्ज है, दिस इज नथिंग बट डिस्चार्ज। एरिया इंटू डेल्टा क्या बन गया, ये बन गया वॉल्यूम। सो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम क्या बन गया, डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज कांस्टेंट हो गया। तो इसीलिए ये हमारे पास बन गया 1000 इंटू 126 डिवाइडेड बाय 140 इक्वल टू ए इंटू 60 बाई 120। तो यहाँ से आप एरिया निकाल लो, तो एरिया निकालोगे तो कितना आ रहा है, मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा, आप देखिए ये 60 से 120 हो गया, 2 रह गया, ये 2 से ये हो गया 70, एंड 70 देखेंगे तो 7 से कर देते हैं 10, 1 5 और 18, सो ये तो 1800 बना। सो ऑप्शन बन गया 2। ये तो आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, देखिए मैंने आपके सामने सॉल्व किया है इसको। तो इसलिए इसका आंसर हुआ 1800 हेक्टेयर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1800 हेक्टेयर। जो सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है बहुत। आगे चलें, अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। ये एक बार बताएं, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। इन द अलाइनमेंट ऑफ एन इरिगेशन चैनल वेयर फ्रॉम ऑफ टेक्स हैव टू बी प्रोवाइडेड एट रेगुलर इंटरवल्स, changes in the given channel parameters are made of. The correct sequence of the decreasing order of preference of these parameters is, तो हमें ये पैरामीटर्स हैं डेप्थ, स्लोप और विड्थ। तो हमें डेप्थ, विड्थ और स्लोप का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, इनका प्रेफरेंस का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। क्वेश्चन क्या है, दोबारा से पढ़ता हूँ। इन द अलाइनमेंट ऑफ एन इरिगेशन चैनल वेयर फ्रॉम ऑफ टेकिंग कैनाल्स दे आर प्रोवाइडेड एट रेगुलर इंटरवल्स, चेंजेस इन द गिवन चैनल प्लेटफॉर्म पैरामीटर्स दे आर मेड ऑफ। अब देखिए यहाँ पर ना बेसिकली ये है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इसका आंसर बता दोगे। हिंदी में पढ़ता हूँ। एक सिंचाई नहर के संरेखण में जहाँ से ऑफ टेक्स नियमित अंतराल पर उपलब्ध कराए जाने हैं, नहर के मापदंडों में परिवर्तन किया जाता है। इन मानकों की वरीयता के घटते क्रम का सही अनुक्रम है गहराई ढाल चौड़ाई, या गहराई चौड़ाई ढाल, या चौड़ाई ढाल गहराई, या चौड़ाई गहराई ढाल। तो देखिए इसका क्वेश्चन का मीनिंग अगर आपको समझ लग गया तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, मैं आपको इसके क्वेश्चन का मीनिंग समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर ना मैंने इस क्वेश्चन को, जब मैं अभी स्टडी कर रहा था इस सेशन को शुरू होने से पहले, इस क्वेश्चन में मैंने देखा कि इंटरनेट पर ये क्वेश्चन के बहुत गलत आंसर दिए हैं, खासकर इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन का इंटरनेट पर ध्यान रखना, थोड़ी ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का इंटरनेट पर बहुत गलत आंसर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है मैं समझाता हूँ। देखिए पहले कंसेप्ट को समझिए। मान लो कि आपके पास एक चैनल इस तरीके से जा रहा है, ये मेन चैनल है जो कि इस डायरेक्शन में मूव करता है, इसमें पानी समझ गए, ऐसे करके मूव कर रहा है। मतलब
वाटर की डायरेक्शन मैंने इस डायरेक्शन में जाई है, ये दिस इज मेन चैनल जो मैंने बनाया है। अब ऑफ टेकिंग कैनाल मान लो मैंने इस तरीके से निकाल दिया, एक ऑफ टेकिंग ऐसे कर दिया, एक इधर से ऑफ टेकिंग कर दिया, फिर एक इधर से ऑफ टेकिंग कर दिया, ठीक है, फिर एक और ऑफ टेकिंग चैनल निकाल दिया। तो कई सारे ऑफ टेकिंग चैनल्स निकल रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें गिवन है कि दे आर प्रोवाइडेड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो जब हम ऑफ टेकिंग कैनाल से पानी को निकालेंगे तो होगा क्या कि जो डिस्चार्ज है वो अल्टीमेटली यहाँ पर डिस्चार्ज कम होता जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं कि क्यू डिक्रीज हो जाएगा। जो मेन चैनल का, अगर मैं मेन चैनल की बात करता हूँ, मेन चैनल का डिस्चार्ज कम हो रहा है ना, तो अगर मेन चैनल का डिस्चार्ज कम हो रहा है और अगर आपने एरिया कांस्टेंट रखा, अगर आपने इसका एरिया सब कुछ कांस्टेंट रखा, तो वेलोसिटी हो जाएगी कम, बिकॉज डिस्चार्ज इज इक्वल टू ए इंटू वी। ये समझ में आ रही है बात? डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब डिस्चार्ज को आप कर रहे हो कम, एरिया अगर आपने उतना ही रखा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी बहुत कम हो गई तो सिल्टिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिल्टिंग। और सिल्टिंग हम कभी नहीं चाहते, हम कभी ये नहीं चाहते कि हमारे चैनल में सिल्टिंग हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को कम नहीं होने देते, हम वेलोसिटी को कहते हैं कि उतना ही मेंटेन रहे। सो टू कीप अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी चेंज द चैनल पैरामीटर्स। हम चैनल पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, यानी कि डेप्थ, स्लोप और विड्थ, इनको चेंज करते हैं। तो अब देखिए, विड्थ को हम कम से कम चेंज करते हैं, विड्थ को नहीं हम चेंज करते। विड्थ को सबसे कम चेंज किया जाता है, इसका मतलब इस जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा ना, सबसे कम विड्थ को प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर 1। किसी भी और ऑप्शन में विड्थ है ही नहीं सबसे कम। सबसे ज़्यादा ऑप्शन अगर आपको देखना है, आपको वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि सिल्ट सपोर्टिंग पावर, अगर हम कैनेडीज थ्योरी देखें या लेसीज थ्योरी देखें, कैनेडीज थ्योरी तो खासकर ये कहती है कि जो सिल्ट नीचे बैठता होता है ना, सिल्ट का जो वेट लगता है उसको ऊपर वर्टिकल एडीज मिलते हैं। वर्टिकल एडीज सिर्फ डेप्थ पर डिपेंड करता है, डेप्थ पर। तो हमें वर्टिकल, अगर मान लो वेलोसिटी आपकी हो रही है कम, तो आप डेप्थ उसका चेंज करें ताकि डेप्थ से वो सिल्टिंग ना हो, टू अवॉइड सिल्टिंग। सो डेप्थ इज गिवन द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस, देन स्लोप एंड देन विड्थ। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। और कोई इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, यही इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, डेप्थ, स्लोप एंड विड्थ। और आपको यू शुड बी अवेयर ऑफ द इंटरनेट, आपको इंटरनेट पर कई और सोर्सेज पर गलत आंसर इसके मिलेंगे, तो ध्यान रखिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऑफ टेकिंग कैनाल से पानी जाएगा, सो डिस्चार्ज यहाँ पर कम हो जाएगा। अगर डिस्चार्ज कम होगा तो सिल्टिंग हो जाएगी। अगर आपने एरिया अगर आपने उतना ही रखा, अगर आपने चैनल पैरामीटर्स चेंज नहीं करे, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम हो गई तो सिल्टिंग हो जाएगी। तो सिल्टिंग को अवॉइड करने के लिए वेलोसिटी को हम कांस्टेंट रखते हैं, एरिया को चेंज करते हैं, एरिया चेंज करते हैं डेप्थ को चेंज कर कर, और अगर डेप्थ को भी चेंज कर लिया उसके बाद हम स्लोप को चेंज करते हैं। वैसे भी आप देखो ना, जो वेलोसिटी मैनिंग्स फार्मूला है वो क्या है, इट इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 2/3 एस टू द पावर 1/2। तो आर या एस ये होता है, तो जो सबसे ज्यादा फैक्टर है वो है डेप्थ का। ठीक है, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। A ridge canal is called a across the contour canal, side slope canal, watershed canal। ridge canal को क्या कहा जाता है? एक रिज नहर को कहा जाता है कंटूर के पार, कंटूर नहर, पार्श्व ढलान नहर या वाटरशेड नहर। तो इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये होगा वाटरशेड कैनाल। रिज कैनाल, वाटरशेड कैनाल, वाटरशेड नहर। तो ये सबको पता है, ये तो काफ़ी सिंपल, इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन आते हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ जाएं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बट कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो रैंक डिसाइडर क्वेश्चन होते हैं, वो अगर आपने कर लिया तो आपका रैंक अच्छा आ जाएगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? लेसीज सिल्ट फैक्टर। So Lacey's silt factor for medium silt whose average grain size is 0.25 mm is likely to be। तो ये क्वेश्चन तो पहले भी कई बार आ चुका है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। लेसी के फॉर्मूले हमेशा पूछे जाते हैं। तो वन सिल्ट फैक्टर क्या होता है? जो लेसी का सिल्ट फैक्टर है वो क्या होता है? F इज इक्वल टू 1.76 अंडर रूट डी। सो डी इज डायमीटर इन मिलीमीटर, डी इज डायमीटर इन मिलीमीटर। तो आप ये डाल दें 0.25, यहाँ पर जब आप 0.25 डालेंगे तो 1.76 इंटू अंडर रूट ऑफ 1.76 अंडर रूट 0.25 कर दें। आप इसको जल्दी से सॉल्व करें। यस, मैं वेट कर रहा हूँ, उसको सॉल्व करिए। कितना आएगा? 79 का क्या आंसर आ रहा है?
यस, क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर, इसको मैंने अभी कैलकुलेट किया कैलकुलेटर में, ये आंसर आता है 0.88। नेक्स्ट हम देखते हैं 80th क्वेश्चन देखते हैं, आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 80th क्वेश्चन, गैरेज डायग्राम। तो गैरेज डायग्राम आर बेस्ड ऑन ब्लाइज थ्योरी, कैनेडीज थ्योरी, खोसला थ्योरी, लेसीज थ्योरी। तो गैरे, हिंदी में पढ़ देता हूँ, गैरे के चित्र आधारित होते हैं ब्लिग के सिद्धांत पर, कैनेडी के सिद्धांत पर, खोसला के सिद्धांत पर या लेसी के सिद्धांत पर। इसका आंसर रहेगा कैनेडी थ्योरी, बिल्कुल करेक्ट, ये कैनेडी थ्योरी है। सो गैरेट डायग्राम जो है ना, गैरेट डायग्राम्स ये कैनेडी थ्योरी के बेस्ड हैं, कैनेडीज थ्योरी। अब गैरेट डायग्राम होता क्या है? गैरेट डायग्राम जो है ना, इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड ऑफ डिजाइनिंग चैनल डायमेंशंस। ये ग्राफिकल मेथड है जो कि चैनल की डायमेंशंस को डिजाइन कर देता है, विच इज़ बेस्ड ऑन कैनेडीज थ्योरी। तो इसमें होता क्या है कि जैसे आपका एब्सीसा है, ये ग्राफ है, तो एब्सीसा जो होगा, एब्सीसा में होगा डिस्चार्ज। जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, क्योंकि गैरेट डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आया ना, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एब्सीसा पे डिस्चार्ज होता है, और जो ऑर्डिनेट होते हैं वो दो होते हैं, एक लेफ्ट ऑर्डिनेट है यहाँ पर और एक राइट ऑर्डिनेट है। लेफ्ट ऑर्डिनेट पर स्लोप होती है, चैनल की स्लोप, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, और राइट ऑर्डिनेट पर डेप्थ ऑफ वाटर होती है, डेप्थ ऑफ वाटर, वाटर डेप्थ, डेप्थ ऑफ वाटर एंड क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी भी होती है, VCR, क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। सो गैरेट डायग्राम पर ये होता है। ये समझ गए? तो बहुत इजी था। सो बहुत मज़ा आया मुझे आज के ये 20 क्वेश्चन करके। सो हम कल फिर से मिलेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप लिखना चाहें कुछ लिख सकते हैं। हम कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम, इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अपना ध्यान रखें, कोरोना से बचकर रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बाय, ग्रीटिंग्स एंड हैव अ नाइस डे।